हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता नेगी। वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता नेगी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम क्लास 9th का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस। ये फिज़िक्स का चैप्टर है हमारे पास, जिसको आज हम पढ़ेंगे और मैं इस चैप्टर को बहुत इजी तरीके से आपको समझाऊंगी ताकि ये अच्छे से आपको समझ आए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर थ्योरी और न्यूमेरिकल्स और ग्राफ भी इंक्लूडेड है। तो हम सारी चीज़ें अच्छे से पढ़ेंगे। बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो को। सबसे पहले हम समझते हैं मोशन क्या होता है। देखिए, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास एक बॉल है, ये टाइम 4 बजे से मान लो रात के 8 बजे तक ये इसी पोजीशन पे रही जिस पोजीशन पे ये थी। ठीक है, टाइम जो आपने देखा, टाइम 4 से 8 हो गया, टाइम इंक्रीज़ हुआ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट इसी जगह पे रहा। टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन ये जो बॉल है ये अपनी ही जगह पर फिक्स है, ये यहाँ से हिल नहीं रही है। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट किस पे? रेस्ट पर है। ठीक है, रेस्ट पर है, या हम इसको क्या बोलते हैं? ये ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है। ठीक है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता टाइम के साथ साथ और एक ही जगह पर रहता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट किस पे? रेस्ट पर है। अब वहीं पर ही मान लो ये सेम बॉल है। ठीक है, अब ये 4 बजे यहाँ पर है। ठीक है, 5 बजे ये इस पोजीशन पे आ गई, 6 बजे ये इस पोजीशन पे आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक ही बॉल ने अपनी पोजीशन क्या करी है? चेंज करी है टाइम के साथ। 4 बजे मान लो ये ए पोजीशन पे थी, 5 बजे ये बी पोजीशन पे थी, 6 बजे ये सी पोजीशन पे आ गई। तो इसने टाइम के साथ साथ अपनी क्या चेंज करी? पोजीशन चेंज करी है। तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस में है? ये ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पर है या स्टेशनरी है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करेगा टाइम के साथ साथ, तब हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस पे है? रेस्ट पर है या स्टेशनरी है। वहीं पर ही कोई अगर ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, पोजीशन अपनी क्या करता है? चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तब हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस में? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, मोशन का मतलब ही क्या होता है? मूवमेंट। मूवमेंट, कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव हो रहा है तो हम बोलेंगे वो ऑब्जेक्ट किस पे है? मोशन में है। तो आई होप आपको यहाँ से मोशन की डेफिनेशन क्लियर हुई होगी। एवरीथिंग इज नेचर इज इन मोशन फ्रॉम मैसिव एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट टू सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यानी जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे नेचर में प्रेजेंट है, ठीक है, चाहे आप बहुत बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट्स ले लो या आप छोटे ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स ले लो या सब एटॉमिक पार्टिकल्स ले लो, हर एक चीज़ किस में है? मोशन में है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें आपकी मोशन में है। तो जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट किस में होते हैं? मोशन में होते हैं। ठीक है, चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल्स ही क्यों ना, चाहे बड़े से बड़ा ऑब्जेक्ट ही क्यों ना। इजंट मोशन इन नेचर वंडरफुल, बट हाउ डू वी स्टडी द वाइड वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स मोशन अराउंड अस। ठीक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, मोशन किस तरीके से काम करता है, ग्राफ क्या है, और बहुत सारे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन क्या होती है, उन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल्स हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 3 तरीके के मोशन के टाइप हैं। एक लीनियर मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है और एक ऑसिलेटरी मोशन होता है। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मोशन। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, हमारे पास 3 तरीके के मोशन होते हैं। एक होता है लीनियर मोशन, सेकंड हमारे पास है सर्कुलर मोशन और थर्ड है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन। सबसे पहले अगर हम बात करें लीनियर मोशन की, तो लीनियर का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रेट। ठीक है, जो चीज़ स्ट्रेट चलती है, सीधी चलती है, तो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें, कार ऑन अ स्ट्रेट रोड, जैसे एक रोड है आपकी और इसमें एक कार मूव हो रही है।
ठीक है, तो वो सीधी सीधी चलती चली जाएगी। इसे हम बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्कुलर मोशन। नाम से पता चल रहा है ऐसा मोशन जो कि एक सर्कुलर पाथ पे होता है, जिसका सेंटर क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो सर्कुलर का मतलब क्या है, सर्कल। तो सर्कुलर मोशन का जो एग्जाम्पल है वो होगा आपका सर्कुलर पाथ, फैन ब्लेड। जैसे अगर आप देखोगे जो आपका फ़ैन होता है वो एक सेंटर से अटैच होता है और वो रोटेट करता है, घूमता है, तो वो एक गोल डायरेक्शन में, सर्कुलर डायरेक्शन में मूव करता है। इसे ही हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, जो कि एक सेंटर से फिक्स्ड रहता है और सर्कुलर फॉर्म में घूमता है। थर्ड है हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन, ऐसा मोशन जो टू एंड फ्रो हो, ठीक है, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। तो ऑसिलेटरी का मतलब क्या, टू एंड फ्रो। जैसे कि अगर हम बात करें पेंडुलम की, तो पेंडुलम एक जगह से अटैच होता है यहाँ से, और अपनी मीन पोजीशन से, जो उसकी मीन पोजीशन है, स्टार्टिंग पोजीशन है, यहीं पर ये आगे पीछे मूव होता रहता है। इसी को कहते हैं हम टू एंड फ्रो मोशन। एक बार आगे एक तरफ पीछे इस तरफ ऐसे मूव होना, यही होता है टू एंड फ्रो मोशन, या इसको हम कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, तो 3 तरीके के मोशन है। लीनियर मोशन का मतलब है स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब है सर्कल की फॉर्म में, सर्कल पाथ में जो चीज़ मूव करती है, ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, आई होप आपको टाइप्स ऑफ मोशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। When an object moves in a straight line, its motion is called linear motion and it can also be called as motion in a straight line। जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो ऐसे मोशन को हम लीनियर मोशन बोलेंगे, या मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन भी हम उसको बोल सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखो डायग्राम में, तो यहाँ पे स्विमिंग पूल में ये बच्चे क्या कर रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, और सब एक ही डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, उसी में मूव कर रही है। जो कार है ये एक स्ट्रेट रोड पे सीधा चल रही है, तो इस मोशन को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन मोशन या लीनियर मोशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रेफरेंस पॉइंट। अब इस रेफरेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, हाउ डू वी डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजिशन कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर दैट, एज यू लर्नड अर्लियर, वी फर्स्ट नीड टू स्पेसिफाई अ फिक्स्ड पॉइंट। ठीक है, सबसे पहले हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हमें निकालनी है तो उसका हमें क्या पता होना चाहिए, एक स्पेसिफिक फिक्स्ड पॉइंट हमें पता होना चाहिए, और उसी फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट, यानी ऐसा पॉइंट जहाँ से हम अपने ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस पॉइंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। यानी हम रेफरेंस पॉइंट की ही हेल्प से उस ऑब्जेक्ट की क्या पता लगा सकते हैं, पोजीशन पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया आपका, डायरेक्शन हो गया ऑब्जेक्ट का, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। Reference point in which the object is located to describe its position, and when do we say that object is in motion? If the position of the object with respect to reference point changes with time। ठीक है, इसको अगर हम एक एग्जांपल से समझे, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि मान लो कि एक बॉल है, ठीक है, वो इस पोजीशन पे, मान लो ये ए पोजीशन पर है। ठीक है, अब ये ए पोजीशन से ये बॉल गई हमारे पास यहाँ पर बी पोजीशन पे। ठीक है, तो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक की अपनी पोजीशन चेंज करी और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हुई। ठीक है, तो ऐसे हम बोलेंगे इसको कि ये किस में है, मोशन में है, क्योंकि ये टाइम के साथ साथ क्या कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब जिस जगह पर ये पहले था और जिस जगह पर ये बाद में पहुँचा, तो हमने कैसे पता लगाया, ये हमने पता लगाया विद द हेल्प ऑफ रेफरेंस पॉइंट। यानी जिस भी पॉइंट से इसने अपना डिस्टेंस या अपनी डायरेक्शन चेंज करने की क्या करी है, कोशिश करी है। तो यहाँ पे इसका ए जो होगा वो क्या होगा, इसका रेफरेंस पॉइंट है, क्योंकि ये यहीं से ही इसकी इनिशियल पोजीशन थी और यहीं से इसने चेंज करके जहाँ पर भी जाएगा, मान लो यहाँ चला गया, सी पोजीशन पे चला गया, मान लो ये यहाँ चला गया, किसी डी पोजीशन पे चला गया। ठीक है, तो ये इसकी क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, यानी वो पॉइंट जहाँ से हम इसकी बाकी की और डायरेक्शन का क्या लगा पा रहे हैं, पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, अब इसने अपनी डायरेक्शन चेंज करी है, अपनी पोजीशन चेंज करी है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में है। लेकिन अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट यहीं का यहीं रहता, ये ए पोजीशन पे था और ये ए पोजीशन पे ही रहता, ठीक है, टाइम चलता जा रहा है लेकिन ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, ये यहीं का यहीं है, तो हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट किस पे है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये मैंने आपको भी स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि कब कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा, मोशन पे होगा, हम कैसे पता लगाएंगे।
तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसका डिस्टेंस, डायरेक्शन निकालने के लिए। वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, मोशन पर है, वो सब हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर 4.2 में एक एथलीट है जो कि एक स्ट्रेट ट्रैक पे भाग रही है, ठीक है। अब यहाँ इसने किसी न किसी पॉइंट से भागना स्टार्ट करा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो, ये आपको दिख रही होगी लाइन, ये क्या है, यहाँ का स्टार्ट है मान लो, ठीक है। यहाँ से जो ये रेस थी ये स्टार्ट थी, तो इस पोजीशन से इन्होंने भागना स्टार्ट करा, तो इन्होंने इसको नाम दिया ओरिजिन ओ, ठीक है। ये नाम इसको दे दो, ओरिजिन है ये वो पॉइंट जहाँ से इन्होंने अपनी जो रनिंग थी वो क्या स्टार्ट करी है, ठीक है। तो ये उनका क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। जैसे कि यहाँ पे पूरा एक उन्होंने ट्रैक दे रखा है इनका स्ट्रेट लाइन का, कि यहाँ पर ये 0 है, 0 मतलब ओरिजिन, ठीक है। फिर उसके बाद 20 मीटर, 40 मीटर, 60 मीटर, 80 मीटर, 100 मीटर पे ये भाग रहे हैं। तो आगे की साइड जो है इन्होंने पॉजिटिव लिया और इसके पीछे मान लो नेगेटिव का है, ठीक है। अभी हमें इसका वैसे खैर ज़रूरत नहीं है, अभी जस्ट हम रेफरेंस पॉइंट को समझ रहे हैं। तो यहाँ से इसने 0 से भागना स्टार्ट करा है, 0 से मान लो 20 पे गई, फिर 40 पे गई, 60 पे गई। तो हम ये सारी की सारी जो कैलकुलेशन है वो कैसे कर पा रहे हैं, हम इस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प की वजह से कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यहाँ से भागना स्टार्ट करा है, यहाँ से किस डायरेक्शन में भागी, कितना भागी, वो हम इस रेफरेंस पॉइंट की हेल्प से बता सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट और कुछ नहीं बल्कि क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी ऑब्जेक्ट का जहाँ से उसने मूव करना स्टार्ट करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव के साइन जो इसमें दे रखा है उसको समझते हैं। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। हमें किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर हम बता रहे हैं तो हमें उसकी डायरेक्शन भी बतानी ज़रूरी है। अगर ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी 2 डायरेक्शन होगी, या तो वो सीधा भागेगा या तो वो पीछे भागेगा, ठीक है। फॉरवर्ड जा सकता है या बैकवर्ड जा सकता है। दस द डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन को एक तरीके से दिखाने के लिए प्लस और माइनस का यूज़ होता है। जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए प्लस का यूज़ करते हैं और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए माइनस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये जो प्लस और माइनस का साइन आप यूज़ करोगे किसके रिस्पेक्ट में यूज़ करोगे, रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि इन्होंने यहाँ से भागना स्टार्ट करा था, ओरिजिन से भागना स्टार्ट करा था, तो ये आगे की साइड भागेंगी तो इसके लिए हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे। बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेंगे तो माइनस का साइन इसके लिए हम यूज़ करेंगे, जो हमें बताएगा इन्होंने कौन सी डायरेक्शन ली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टेंस की, सपोज एन एथलीट स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट O at time 0 second, reaches point B at time 4 second, then reaches point A at 10 second, then run back along the same path till point B reaching there at time 16 second. अगर हम यहाँ पे बात करें कि इन्होंने हमें कुछ कंडीशन दे रखी है और इसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है कि आप डिस्टेंस फाइंड आउट करके बताओ कि कितना डिस्टेंस इस एथलीट ने कवर करा है। तो सबसे पहले हम देखें उन्होंने क्या बोला है कि जो एथलीट है वो टाइम 0 सेकंड पे ओ पोजीशन पर है, यानी यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ से उन्होंने भागना स्टार्ट करा और वो पॉइंट बी पे पहुँचे। बी पॉइंट ये रहा आपका। यहाँ पे उन्होंने पहुँचने में कितना टाइम लगाया, यहाँ से यहाँ तक के लिए 4 सेकेंड्स इन्होंने लगाए। तो 0 से लेकर वो कहाँ पे पहुँचे, पहले 40 मीटर, तो 40 आएगा, ठीक। फिर उन्होंने बोला है देन रीचेस पॉइंट ए, और वो पॉइंट ए पे पहुँचे, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे उनको टाइम लगा है 10 सेकेंड। अब 40 से 100 ये गए तो कितना गए ये, 40 से 60, फिर 60 से 80 और 80 से 100, यानी 20, 20 और 20, तो कितना गए ये 20 + 20 + 20 कितना हो गया हमारे पास 60, ठीक है। तो प्लस 60 मीटर ये और गए आगे। फिर उन्होंने बोला है देन रन बैक्स, फिर ये पीछे की तरफ भागे सेम पाथ टिल पॉइंट बी, फिर ये पीछे की तरफ भागे, ठीक है। बी पर पहुँचे, यहाँ से कितना था बी तक 60 मीटर, और फिर यहाँ तक इनको टाइम लगा है 16 सेकेंड का। तो उन्होंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा है, प्लस 60 और ये गए, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस के लिए हम इन सबको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 60 + 60 + 40 कितना हो गया हमारे पास 160 मीटर। तो इन्होंने जो टोटल डिस्टेंस कवर करा है वो कितना कवर करा है, 160 मीटर डिस्टेंस इन्होंने टोटल कवर करा है। तो डिस्टेंस आई होप आपको पता चल गया किस तरीके से निकालना है। जितना भी टोटल पाथ कोई भी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उन सब का सम हम करेंगे और इससे हमें क्या पता चलेगा, डिस्टेंस पता चलेगा। ध्यान रखना डिस्टेंस क्या है, टोटल पाथ, जितना भी पाथ कवर हो रहा है वो पूरा का पूरा टोटल किया जाता है और तब हमारा डिस्टेंस निकलता है, ठीक है। वहीं पर ही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट इज़ द नेट चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी यहाँ पे हमें
किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में कितना नेट चेंज आया है वो हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, इसको हम सिंपली एक बार समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम से। मान लो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक इसने कितना डिस्टेंस कवर करा, मान लो इस पूरे पाथ का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो अब ये ऑब्जेक्ट पहले यहाँ इस ए पोजीशन पे था, ये बी पे गया। ठीक है, अब ये ए से बी पर गया। ठीक है, और वापस ये बी से ए में आया। मैंने क्या बोला, ये ऑब्जेक्ट ए से कहाँ गया, बी, वापस कहाँ पर आया, बी पे, बी से ए पे आया। ठीक है, यानी 10 इधर गया, 10 इधर आया, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 20 मीटर। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा उस ऑब्जेक्ट का, ध्यान से देखना। पहले ये ऑब्जेक्ट आगे गया होगा तो ये गया +10 मीटर। ठीक, फिर ये ऑब्जेक्ट वापस पीछे आया, पीछे आने के लिए कितना गया, ये -10 मीटर। तो प्लस माइनस माइनस कैंसिल आके हमारा आंसर कितना आ गया, 0 मीटर। तो यानी डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया इस ऑब्जेक्ट का, 0। अब आप बोलोगे कि डिस्टेंस हमारा आ रहा था 20 और डिस्प्लेसमेंट हमारा आ रहा है 0, ऐसा कैसे। जब भी हम डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस में हम टोटल पाथ देखते हैं। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्ट आगे जाए चाहे वो ऑब्जेक्ट पीछे जाए, हम उसको क्या ही करेंगे, उसका हमेशा सम करेंगे, उसको हम प्लस करेंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में ऐसा नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट में हमें साइन कन्वेंशन का यूज़ करना पड़ता है। अगर हम फॉरवर्ड जा रहे हैं तो उसके लिए हम प्लस का यूज़ करेंगे, और अगर हम बैकवर्ड जा रहे हैं उसके लिए हम माइनस का यूज़ करेंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं से भी चलना शुरू कर रहा है, घूम फिर के अगर वो उसी पोजीशन पे आ जा रहा है जहाँ पर वो पहले था, जहाँ से उसने चलना शुरू करा था, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या आ जाएगा, हमेशा 0 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होती है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू हम लिखते हैं वो हमारा मैग्नीट्यूड होता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 10 मीटर, 1 kg, 5 लीटर, तो ये सारे के सारे जो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू जो नंबर नज़र आ रहे 10, 1, 5, ये सारे के सारे क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड को। यानी जो भी हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं उसकी जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, जो भी नंबर वाली वैल्यू है, उसको हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें एसआई यूनिट की, तो एसआई यूनिट हमारे पास, चाहे हम डिस्टेंस की बात करें डिस्प्लेसमेंट की बात करें, दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। एसआई यूनिट जो आपकी होगी डिस्टेंस की या डिस्प्लेसमेंट की, दोनों क्या होगी, मीटर में ही होगी। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड हमें बताती है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट और स्लो जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन या टोटल टाइम इंटरवल। तो जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल करा है डिवाइड करेंगे आप उसको टाइम इंटरवल के साथ, तो आपकी एवरेज स्पीड निकल जाती है। अब हमने थोड़ा सा पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था थोड़ा सा स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। अगर आपको ध्यान हो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ होती है जिसमें हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन जिनके पास नहीं होती। ठीक है, अगर हम बात करें स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शंस नहीं होती। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता था, मैग्नीट्यूड क्या होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 10, 11, 12, ये जितने भी नंबर्स होते हैं ये सारी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती है। जैसे कि 10 kg, 5 kg, 3 लीटर, तो ये तरीके की जो नंबर्स होते हैं ये न्यूमेरिकल वैल्यू, इनको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, उनको हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो जो डायरेक्शन है हमारे पास वो क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, यानी उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। तो एवरेज स्पीड भी क्या है, डिस्टेंस से ही रिलेटेड है, उसमें हम डिस्टेंस का यूज़ कर रहे हैं। तो जो एवरेज स्पीड है वो भी क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हैज़ नो डायरेक्शन बट ओनली अ न्यूमेरिकल वैल्यू। The average speed which is calculated from distance traveled has also no direction but only a numerical value। तो distance travel में भी हमारे पास क्या होता है, सिर्फ numerical value होती है, तो average speed में भी हमारे पास क्या होती है, numerical value होती है, directions नहीं होती है। अब यहाँ पर हमारे पास आता है एक यूनिफॉर्म मोशन
और एक आता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या डिफरेंस होता है, देखिए अगर मैं बोलूँ कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लो ये कार है और ये 1 घंटे में 5 किलोमीटर ट्रैवल करती है। ठीक है, अगले 1 घंटे में फिर ये 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रही है और अगले 1 घंटे में फिर से ये 5 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, कवर कर रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सेम टाइम इंटरवल पर ये सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। ठीक है, सेम टाइम इंटरवल पर हर एक घंटे में ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है। तो ऐसा मोशन जिसमें इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल पर कवर करा जा रहा है, ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कोई ऑब्जेक्ट है अगर वो इक्वल टाइम इंटरवल पर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, मतलब टाइम इक्वल टाइम के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इफ़ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज़ सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कहने का क्या मतलब है, सेम ये एग्जांपल लेते हैं। अब यही सेम कार है, अब ये 1 घंटे में मान लो जैसे पहले 5 किलोमीटर ले रही थी, इसने 5 किलोमीटर ही डिस्टेंस कवर करा, लेकिन अगले नेक्स्ट घंटे में मान लो क्या हुआ, ट्रैफिक हो गया जिसकी वजह से जो इसने डिस्टेंस कवर करा वो कम करा और 3 किलोमीटर ये कर पाया। अगले में इसने 2 किलोमीटर करा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, टाइम इंटरवल तो क्या हमारे पास सेम है, लेकिन जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो ऐसा मोशन जिसमें कि ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी टाइम तो हम सेम इंटरवल का लेके चलेंगे, जैसे 1 घंटे 1 घंटे 1 घंटे, लेकिन उन एक घंटे में उसने डिस्टेंस कितना कवर करा है। अगर वो सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे वो मोशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसका डिस्टेंस बार बार चेंज हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसमें उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, या तो उसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी या तो उसकी स्पीड डिक्रीज़ होगी। ठीक है, ये दोनों कंडीशन हो सकती है। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इक्वल कवर कर रहा है, तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल तो इक्वल है लेकिन जो डिस्टेंस है वो अनइक्वल है, तो हम बोलेंगे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो स्पीड होगी वो क्या करेगी, वो चेंज होती रहेगी, या तो वो इंक्रीज़ होगी या तो वो डिक्रीज़ होगी। ठीक है, आई होप आपको एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक एग्जांपल है, कंसीडर 2 पोस्टमैन। ठीक है, 2 पोस्टमैन है और वो दोनों क्या करते हैं, ये एक पोस्टमैन है मान लीजिए और ये एक पोस्टमैन है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ चलना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, और इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो हमें दे रखा है कितना, 210 योजना। योजना जो है, जैसे हम आजकल के टाइम पे मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर का यूज़ करते हैं, तो ये एंशिएंट टाइम की यूनिट है। अगर आपको योजना से दिक्कत हो रही तो आप इसको किलोमीटर मान के चलो या मीटर मान के चलो, जैसा आपका मन करे वैसा मान के चलो, लेकिन अपने सिर्फ माइंड में लिखना आपको वही है जो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब इनको 210 योजना इनके बीच का डिस्टेंस है। अब मान लो ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये जो फर्स्ट पोस्टमैन है, ये 9 योजना यानी 9 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 दिन के अंदर। ठीक है, और जो दूसरा पर्सन है वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है 1 दिन में। अगर हम देखें दोनों का मिला के 1 दिन में दोनों कितना कवर कर रहे हैं, 9 + 5 कितना होता है, 14। ठीक है, 14 योजनाज ये 1 दिन में कवर कर रहे हैं, यानी 14 किलोमीटर मान लो वो 1 दिन में कवर कर रहे हैं दोनों मिला के। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 210 को 14 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस है और ये पर डे का डिस्टेंस है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड के बाद हमारे पास आएगा 15 डेज़, यानी 15 दिन बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे। ये जो ए पर्सन है इसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, और जो बी पर्सन है इसको टोटल कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, हमें वो पता करना है। देखिए ए वाला पर्सन कितना कवर कर रहा था, 9। ठीक है, तो हम 9 को क्या करते हैं, 15 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 × 15 हमारे पास कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, और जो बी पर्सन था वो 1 दिन में कितना कवर कर रहा था, 5 योजनाज, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 15 को किससे, 5 से,
तो इसका कितना हो जाएगा 75। यानी जो ए वाला पर्सन है उसको 135 योजनाज या किलोमीटर कवर करने पड़ेंगे, और जो बी वाला पर्सन है उसको 75 योजनाज कवर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में सेम जो हमने एवरेज स्पीड का पढ़ा था वही एवरेज वेलोसिटी का है। उसमें हमने देखा था टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन में टाइम इंटरवल। इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। ठीक है, पोजीशन का चेंज होने को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। उसको हम डिवाइड कर देंगे विद दी टाइम इंटरवल, तो हमारा क्या निकल कर आएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब क्योंकि हमने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और दोनों होने की वजह से, क्योंकि जब हम दोनों चीज़ें लेते हैं यानी मैग्नीट्यूड तो है ही है, लेकिन जब डायरेक्शन भी लेंगे तो डायरेक्शन के लिए हम साइन कन्वेंशन का यूज़ करते हैं, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम आगे की बात कर रहे हैं तो हम प्लस का साइन यूज़ करेंगे, अगर हम पीछे की बात कर रहे हैं तो माइनस का, अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, अगर हम नीचे आ रहे हैं तो नेगेटिव। ठीक है, तो इस तरीके से साइन का इसमें यूज़ करना पड़ता है। जो एसआई यूनिट होती है दोनों की, एवरेज स्पीड की, एवरेज वेलोसिटी की, दोनों की ही क्या होती है, मीटर पर सेकंड होगी, या अगर थोड़ी सी हायर यूनिट आ जाएगी तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, देखो चेंज का मतलब तो क्या हो गया कि एक चीज़ जो कि दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, और रेट का मतलब होता है विद टाइम, टाइम के साथ साथ। द रेशियो ऑफ चेंज इन वन क्वांटिटी टू द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ चेंज। सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड द बैक इन द स्विमिंग पूल। ठीक, एक लड़का है वो यहाँ से यहाँ तक स्विम करता हुआ जा रहा है। ठीक है, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब वो जब यहाँ से और यहाँ तक स्विम करता हुआ जा रहा है तो बोला गया है कि उसको 50 सेकेंड्स लग रहे हैं। टाइम कितना दे रखा हमें, 50 सेकेंड, 50 सेकेंड। ठीक है, फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल 50 सेकेंड। उसको ए से लेकर बी तक जाने में कितनी एवरेज स्पीड और कितनी एवरेज वेलोसिटी लग रही है वो हमें निकालना है टाइम 50 सेकेंड के अंदर। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, वो यहाँ से जा रहा है 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हुआ, फिर वो वापस इधर आ रहा है 25 मीटर का डिस्टेंस कवर करता हुआ, तो टोटल डिस्टेंस उसका कितना हो जाएगा, 25 + 25 कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर करा है, 50 मीटर डिस्टेंस कवर करा है। कितने टाइम में कवर करा है, 50 सेकेंड में कवर करा है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट जिस जगह से वो चलना शुरू हुआ है घूमता हुआ अगर वो वापस उसी जगह पर आ रहा है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी आ रहा है, लेकिन अगर वो उसी जगह पर आ रहा है जहाँ से उसने चलना स्टार्ट करा था, अपनी इनिशियल पोजीशन पे वो वापस आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट अगर ज़ीरो हो गया तो जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने देखा था क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ज़ीरो हो गया है, तो आंसर ही टोटल क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, किसका, एवरेज वेलोसिटी का। लेकिन एवरेज स्पीड ज़ीरो नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि टोटल डिस्टेंस हमारे पास है। अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, डिस्टेंस हमने भी निकाला था, कितना है टोटल उसका, 50 मीटर, तो 50 डिवाइडेड बाय कितना टाइम लगा उसको, अपॉन में टाइम से डिवाइड करते कितना टाइम लगा था, 50 सेकेंड्स लगे थे, तो 50 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो 50 से 50 कैंसिल हुआ, 1 मीटर पर सेकेंड हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया एवरेज स्पीड का। तो एवरेज स्पीड आ गई 1 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी आ गई हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्यों ज़ीरो है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई थी। सिंपली अगर कोई ऑब्जेक्ट जहाँ से शुरू है वो वापस वहीं पे ही आ रहा है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है एवरेज एक्सेलरेशन। सबसे पहले हम एक्सेलरेशन समझते हैं कि एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी अगर टाइम के साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंजेस आ रहे हैं तो हम बोलते हैं वो क्या है, उसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, a = a से इसको डिनोट करते हैं, v - u
अपॉन में टी। v हमारे पास क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, और u हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब जो उसकी आखिरी की वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी मतलब जो उसकी शुरुआत की वेलोसिटी होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि एक ट्रेन है, वो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलना स्टार्ट करी है और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है उसकी वेलोसिटी पे वो रुकी है, तो जो स्टार्टिंग थी उसकी वो 80 से थी, तो 80 जो होगी 80 किलोमीटर पर आवर वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, यानी वो u होगा, और वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो वो उसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, और हम इसको v माइनस यू को टाइम से डिवाइड कर देंगे। अब एक्सेलरेशन हमारे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो तीनों में से कुछ भी हो सकती है। इसकी जो SI यूनिट होती है हमारे पास वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा हमारे पास यहाँ पे, जो SI यूनिट होगी एवरेज एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन की आप बोल लो। अगर हम बात करें एक्सीलरेशन की, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी मैंने आपको बताया, a = v माइनस यू अपॉन में t होता है। v हमारे पास क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी यानी जो स्टार्टिंग की वेलोसिटी है, और t क्या है हमारे पास यहाँ पे, टाइम, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है हमारे पास वो पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों आ सकती है। पॉजिटिव तो आपको पता है कब आएगी, जब v बड़ा होगा u से। नेगेटिव कब आएगी, जब v छोटा होगा u से। और ज़ीरो कब आएगी, जब v इक्वल होगा u के, यानी फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी अगर हमारी सेम हुई। फॉर एग्जांपल अगर हमारी फाइनल वेलोसिटी है, v हमारे पास 100 है, u हमारे पास 80 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a = v माइनस यू अपॉन में टाइम, और टाइम मान लो हमें लग रहा है 1 सेकेंड। 100 माइनस 80 करेंगे और इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो हमारा आ गया प्लस में, क्यों, क्योंकि हमारे पास v बड़ा था, u छोटा था। तो फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, a = v माइनस यू अपॉन में t। v कितना है 80, u कितना है 100, और टाइम कितना है 1। अब 100 में से 80 जाएगा तो 20 बचेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 100 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। जब भी एक्सेलरेशन हमारा माइनस में आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। और इक्वल का आपको पता चली गया होगा, अगर v भी मान लो 100 है, u भी हमारा 100 है, टाइम हमारा 1 सेकेंड लग रहा है, तो v माइनस यू अपॉन में t करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 1, तो 100 में से 100 गया, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, स्पेशली इन माइनस वाले साइन का, क्योंकि इसमें ज़्यादा गलतियाँ होने के चांसेस रहते हैं। बच्चे माइनस का साइन अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करोगे। जब भी बड़ी डिजिट के आगे माइनस का साइन होगा तो माइनस का साइन लगाओगे। और इस तरीके से आपको क्वेश्चन ज़्यादातर देखने के लिए मिलेंगे तब जब क्वेश्चन में मेन हाईलाइट होगा, जैसे कि अचानक से ब्रेक अप्लाई करी गई है, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन होंगे इसमें ब्रेक्स वगैरह अप्लाई करी जाएंगी। ज़्यादातर आप उसमें देखोगे जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका माइनस में निकलेगा। क्यों, क्योंकि स्पीड जो है वो पहले बढ़ी हुई थी, ठीक है, स्पीड जो थी वो बड़ी थी, अचानक से क्या कर दी, स्पीड जो थी वो पहले बढ़ी थी, अचानक से ब्रेक अप्लाई कर दी, तो बढ़ी हुई स्पीड है वो क्या हो जाती है, एकदम से धीरे धीरे कम हो जाती है और ज़ीरो हो जाती है। तो ये जो डिक्लाइन आया है यही आपका शो करता है रिटार्डेशन को, कि जो एक्सेलरेशन है वो क्या हुई है, कम हो गई, यानी जो स्पीड है वो क्या हो गई है, उसकी कम हो गई है। एग्जाम्पल 4.3 हमें दे रखा है, अ बस इज़ मूविंग ऑन अ लॉन्ग स्ट्रेट हाईवे। जो बस है वो एक हाईवे से जा रही है जिसकी वेलोसिटी कितनी है, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर, ड्राइवर ने जो एक्सेलरेटर है उसको प्रेस करा 10 सेकंड के टाइम इंटरवल पे, और जो वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन दी है, रेस दी एक तरीके से, तो जो बस है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई कितनी, 54 किलोमीटर पर आवर। पहले कितनी थी, 36 थी, अब बढ़कर कितनी होगी, 54 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लगा, 10 सेकंड का, ठीक है। अब वो जो बस है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। फिर क्या हुआ, ड्राइवर ने देखा कि आगे एक, यहाँ पे दिख रहा होगा, पेड़ टूट के नीचे गिरा हुआ है, तो अब उस
ने क्या करा, एकदम से ब्रेक प्रेस करी, ठीक है, प्रेसेस द ब्रेक। ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, जो स्पीड बढ़ाई थी उसने वो धीरे 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 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और वो जो बस है वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो बस कम टू स्टॉप, बस रुक गई, ठीक है। अब जब बस रुकी तो टाइम इंटरवल कितना लगा बस को रुकने के लिए, 5 सेकंड का, ठीक है। तो उन्होंने हमसे दो चीज़ें पूछी है। उन्होंने बोला एवरेज एक्सेलरेशन निकालनी है हमको दो टाइम इंटरवल में, एक जब उन्होंने एक्सेलरेटर प्रेस करा, एक जब उसने ब्रेक प्रेस करे, ठीक है। तो इस तरीके का हमारा एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप दो पार्ट में करोगे। अब इसको करना कैसे वो देखते हैं। देखो अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या बोली उन्होंने, जब एक्सेलरेटर प्रेस करे गए हैं, ठीक है, एक्सेलरेटर वॉज प्रेस्ड। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हम देखेंगे u, यानी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी उसकी, 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब भी किलोमीटर पर आवर में हो उसको हम किस में चेंज करेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में चेंज करने का क्या होता है, आप जो भी नंबर आपको दे रखा है उसको 15/18 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको कट करेंगे, 18 2 ज़ा 36, हमारा क्या आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10 मीटर पर सेकंड। ये हमारी आ गई क्या, u। नेक्स्ट v निकालेंगे। फाइनल वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, 54 किलोमीटर पर आवर। इसको भी चेंज करेंगे, 54 × 5/18, 18 3 ज़ा 54, 5 3 ज़ा 15 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गई इसकी फाइनल वेलोसिटी। तो हमारे पास u आ चुका है और v आ चुका है, और इसमें हमें टाइम कितना लगा है, 10 सेकंड। हमारा जो टाइम था वो सेकंड में दे रखा था, इसलिए हमने जो u है और v है उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करा। अब हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, a = v - u/t। v हमारे पास यानी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 15, और u था हमारे पास 10, और टाइम था हमारे पास 10, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 15 - 10 हमारे पास होता है 5 / 10। इसको कट करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, हमारा आंसर आ जाएगा 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, पॉइंट है यहाँ पे। तो ये 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब आया जब वेलोसिटी उसने क्या करी थी, अपनी बढ़ा दी थी। तो एक्सेलरेट जब करा तो जो एक्सेलरेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई, इसलिए जो हमारा आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। सेकंड केस है हमारे पास, व्हेन ब्रेक्स वर प्रेस्ड, यानी जब ब्रेक लगाए गए तब क्या हुआ। अब देखो जो वेलोसिटी थी पहले कितनी थी, 36, फिर कितनी हुई, 54। 54 के बाद जब उसने ब्रेक दबाई तब कितनी हो गई, स्टॉप हो गई, यानी वो रुक गई। तो यानी रुकने के बाद क्या हुई, 0। हमने जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी हो गई, या 54 हो गई, ठीक है। इस तरीके से देखो, पहले 36 थी, फिर 54 हुई, फिर वो बस रुक गई। तो यानी जब एक्सेलरेट करा तब इतना पार्ट था 36 से 54 वाला, जब ब्रेक अप्लाई करी तब 54 से ये 0 वाली कंडीशन आई। तो अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 54 वाली। 54 को कन्वर्ट करेंगे, 54 × 5/18, कैंसिल करेंगे 3 बार से आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। फाइनली वो बस क्या थी, वो स्टॉप हो गई, रुक गई। तो यानी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना लगा उसको बस को रोकने के लिए, 5 सेकंड, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, a = v - u/t। v कितना था हमारे पास, 0, u कितना था, 15, टाइम कितना लगा, 5। अब यहाँ पे हमारे पास देखें तो क्या आएगा, -15/5, ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे 3 बारी से, तो a हमारा कितना आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस का जो साइन है वो आ रहा है, इसका मतलब हमें क्या दिखा रही है कि जो एक्सेलरेशन थी वो क्या हुई, कम हो गई, यानी रिटार्डेशन हो गया, या इसको हम क्या भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आ रही है, ठीक है। आई होप आपको यार न्यूमेरिकल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है काफ़ी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, बोला गया है कि एक ऑब्जेक्ट को एक हाइट से ड्रॉप करा गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंका जा रहा है,
और हर टाइम इंटरवल पर उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज़ होती हुई हमें नज़र आ रही है। तो हमसे पूछा है हमें एक मैग्नीट्यूड निकालना है। दूसरा कि क्या एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आएगी और किस डायरेक्शन में आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे 0 से 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल के बीच में। तो यहाँ पे उन्होंने दे रखा है एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन 0 से 1 सेकेंड। एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मैंने आपको बताया क्या होता है, a = v - u अपॉन में t2 - t1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 टाइम इंटरवल हमें दे रखे हैं। अब अगर हम देखें फाइनल वेलोसिटी क्या है 9.8, इनिशियल क्या है 0, तो 9.8 में से 0 को माइनस करेंगे। टाइम कितना है हमारे पास, टाइम 1 0 था, टाइम 2 1 था, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1 - 0 क्या होता है हमारे पास, 1 ही होता है। तो 9.8 में से 0 जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 से, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है। सेम ऐसी अब टाइम 1 से लेकर टाइम 2 के बीच का देखेंगे इन दोनों का। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इनिशियल क्या हो जाएगा 9.8 और फाइनल क्या हो जाएगा 19.6। दोनों के बीच का टाइम गैप कितना, 2 सेकेंड में से 1 सेकेंड को माइनस करेंगे 1 सेकेंड आएगा। इनको माइनस करेंगे 19.6 को 9.8 के साथ, तो हमारा कितना आएगा 9.8। 19.6 29.4 के बीच का निकालेंगे। इधर भी इनको सेम माइनस करेंगे, टाइम को माइनस करेंगे, फिर 9.8 आ रहा है। और ऐसी जो लास्ट हमारे पास 29.4 और 39.2 इनका भी करेंगे, तो 9.8 हमारे पास आ रहा है। तो अगर हम देखें तो मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 9.8 9.8 9.8 9.8। एक्सेलरेशन भी क्या चारों के अंदर कांस्टेंट ही आ रही है, यानी सेम आ रही है। और डायरेक्शन की बात करें तो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो जब भी कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाती है और वो नीचे की तरफ आती है, उस पर क्या लगती है हमारे पास, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल g से। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आ रही है 9.8, क्योंकि जो g होता है उसकी वैल्यू भी क्या होती है हमारे पास 9.8 होती है। ठीक है,